काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाणिज्य संकाय में प्रोफेसर रहे प्रोफेसर दीपक मलिक साहब को कौन नहीं जानता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान के शिक्षकों के अगुआ रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि हम उनके मुख से आज इस खोज के बारे में हम वहीं से आपको देते हैं। सम्मानित मंच और मित्रों, मैं दो चीजों के लिए खास तौर से अभिनंदित करना चाहूंगा शुरुआत में ही। एक तो प्रदीप नारायण सिंह जी को इसलिए इसका एक कारण कि विश्वविद्यालय परिसर के बाहर तथा कथित एकेडमिक सर्कल के बाहर एक इतना बड़ा रिसर्च, एक इतनी बड़ी शोध अगर हुई है तो उसका श्रेय आपको जाता है। और आपने जिस तरह से नेतृत्व दिया है वो अतुलनीय। इसमें तो हम तो हार गए विश्वविद्यालय वाले। तो ये जो परंपरा चली है, ये केवल आपने एक जिसे कहते हैं कि विश्वविद्यालय परिसर के बाहर का शोध ही नहीं किया है, आपने एक आंदोलन बना दिया। मैं उस आंदोलन में शामिल हो गया। ये एक मूवमेंट है और ये एक मूवमेंट अपने शहर को, अपने देश को, अपने अंचल को और उन तमाम उस माहौल को फिर से सोचने के लिए, फिर से उसको याद करने के लिए एक मौका मिल गया। एक खास किस्म का हमें अवसर मिला है। एक दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि 1799 में जब बाबू जगत सिंह का ये प्रकरण निकलता है, उठता है, इत्तेफाक से मैं शायद उनको विस्मृत जननायक नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्मृति में थे और वो मिटा दिए गए। वो तो बिल्कुल दबा दिया गया था, वो था ही नहीं गई, गायब कर दिया गया था। लेकिन अगर उस संदर्भ को देखें आप, 1799 का वो वक्त, वो जमाना बड़ा ऐतिहासिक वक्त है, बड़ा एक खास किस्म का वक्त है। जैसे आज का वक्त भी खास किस्म का है, बहुत तरह की उठापटक है पूरी दुनिया में। 1799 भी बड़ा उठापटक का था, कम से कम भारत के इतिहास में। क्या क्या चीजें हो रही, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूत नहीं बन पाई, नंबर 1। 1857 के रिवोल्ट के आने की अभी देरी थी, करीब 47-48 साल अभी होने थे। टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो हो सकता है कि जगत सिंह जी की जो ये कल्पना रही, जो उनका जो ये अभियान रहा, हो सकता है ये सफल हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ये फर्क नहीं था जो आज की तारीख में हमको दिखाई पड़ता है। आज की तारीख में अगर कोई जनविद्रोह हो तो उसको तो है ही एयरफोर्स से, आर्मी से, मिलिट्री से, नेवी से, तमाम चीजों से दबाया जा सकता है। इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक, मतलब अब बराबरी नहीं रह गई, लेकिन उस वक्त बराबरी थी, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। बाबू जगत सिंह के साथ जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, शायद उसमें एक ही चीज का अभाव था, वो था इन्फेंट्री जिसे कहते हैं, गोला बारूद तोप का, उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई थी। लेकिन बाकी तो बहुत संगठित, बहुत ही संगठित। और अगर उस इतिहास को हम देखें तो करीब करीब बंगाल आर्मी जो इस पूरे इलाके में कवायद करती थी, जिसके मंगल पांडे शहीद बने 1857 में, उसमें लगभग 1 लाख आदमी, लगभग 1 लाख आदमी बाबू जगत सिंह ने भी इकट्ठा कर दिया। तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होती कि शायद ये पूरा हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल जाता अगर ये घटना हो जाती। नहीं, बिल्कुल दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि 1799 अपने मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1794 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आ गया था। जमींदारों को और काश्तकारों को दोनों की हालत खराब थी।
जमींदारों के लिए बाकायदे उन्होंने एक फिक्स्ड रकम बना दी थी जो उनको जमा करना था, और जमा करने की बाकायदे तारीख भी बना दी थी। तारीख के लिए एक बाकायदे एक्ट बना था जिसको सनसेट एक्ट कहते थे। मतलब अगर शाम तक नहीं आप पैसा ट्रेजरी में जमा करते हैं तो आपकी जो जमींदारी है उसको ले लिया जाएगा, उस सरकार ले लेगी। हमारे बनारस में ही बड़े पुराने परिवार हैं, बहुत बड़े परिवार हैं, उनको जमींदारी कोई पैतृक स्रोत से नहीं, उनको जमींदारी उन्होंने खरीदा था, बाकायदे जमींदारियां खरीदी जाती। तो एक तो ये बात है कि असंतोष था, बड़ा असंतोष, साधारण असंतोष नहीं था। दूसरी बात, एक मैं अपने शहर बनारस के बारे में भी कहना चाहूंगा। लोग शायद इसको बहुत नजरअंदाज कर जाते हैं, चर्चा इस पर कम होती है। बनारस बहुत बड़ा बैंकिंग और व्यापार का केंद्र था, बहुत बड़ा। बनारस की जो हुंडियां होती थी, वो हुंडियां यहाँ से लेके पेशावर, पेशावर से लेके आज जो जिसको चेन्नई या मद्रास कहा जाता है वहां तक चलती थी, पूरे हिंदुस्तान में चलती थी यहाँ की। उस वक्त बैंक तो थे नहीं, आधुनिक बैंक तो थे नहीं, यही हुंडियां थी। लेकिन हुंडिया का होने का मतलब होता है एक हैसियत का होना जो हुंडी दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह के शहर में एक विद्रोह का होना एक कोई साधारण बात नहीं, एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई। ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं अघटित रह गई। कुछ हद तक हो सकता है थोड़ी बहुत जल्दीबाजी भी हो गई, जो आप लोग शायद ये पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें पता रहेगा। तो ये सारी घटनाएं हैं, सारी चीजें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं समझता हूँ इस तरह से मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ। ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से मैं इस पूरे अभियान को मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अभियान बनता, और शायद हिंदुस्तान उपनिवेशवाद के उस दायरे से शायद हट जाता, उपनिवेश का दायरा यहाँ बन ही नहीं पाता, और तब क्या शक्ल होती हिंदुस्तान की वो हम नहीं कह सकते हैं। थोड़ा बहुत चीन को देखने से पता लगता है कि शायद उस तरह की शक्ल बन सकती थी। और आज चीन का जो मुकाबला है वो अमेरिका से है, दुनिया के मालिकाना का की लड़ाई शुरू हो गई है, उस पर वहां है। शायद उसकी जगह पे, चीन की जगह पे हम रहते हैं दुनिया के मालिकाना के लिए। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां दिखलाई पड़ती हैं इस पूरे के लिए इसमें। और एक चीज और करके मैं बात अपनी खत्म करूंगा। 1799 में जो हम लोगों को जब भी यहाँ मीटिंग वगैरह होती है तो लगातार हमको ले जाते हैं पीछे। जगत सिंह जी का ने एक मंदिर बनवाया है, एक मस्जिद बनवाया है, और अभी भी कुछ दिन पहले वहां पर जो उन्होंने पहले से ही दे दिया था गुरुद्वारा के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रुका हुआ था, तो गुरुद्वारा के लिए भी जमीन दी थी। ये जो माहौल है, ये समाज जो है इकट्ठा होने का समाज, इसकी तस्वीर उभरती है। और वो तस्वीर कहाँ उभरती है? बनारस में, काशी में, दूसरी जगह नहीं। लखनऊ में कोई तस्वीर उभरती तो हमको कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता, काशी में वो तस्वीर उभरती। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और इससे हम हिंदुस्तान को आंक सकते हैं कि हिंदुस्तान क्या था 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में। कौन सा हिंदुस्तान था? आज जो हिंदुस्तान नहीं है, बदल गया, काफी बदल गया। तो ये सारी चीजें हैं जो इस शोध कार्य से उजागर हुई हैं, और मैं समझता हूं कि ये न केवल आज ये हम प्रदीप जी के आतिथ्य में बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसके लिए महत्वपूर्ण है, ये पूरे इतिहास जगत के लिए, हम तमाम विश्वविद्यालयों के लिए, और हमारी जो एक पूरी इतिहास चेतना थी उसके लिए
एक बहुत महत्वपूर्ण काम